हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीजेड ऑलराउंड। तो दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमएससी केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का विद सॉल्यूशन के साथ मैं कराने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट करा दिया हूं एएमयू का एमएससी केमिस्ट्री का, जिसमें 1 से लेके 20 तक मैंने क्वेश्चन करवाया हूं। बहुत इजी लेवल में आपको सोल्यूशन भी दिया हूं पार्ट 1 के अंदर। तो प्लीज आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और पार्ट 1 अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो प्लीज आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको ऊपर में भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज एक बार चेकआउट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। हाँ, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 21 से लेकर के 45 तक मैं डिस्कस करने वाला हूं। बाकी क्वेश्चन जो रिमेनिंग्स हैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको कवर कर दिया जाएगा। तो प्लीज इस वीडियोस को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और जो न्यू चैनल में विजिट करें प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा। तो वीडियो का स्टार्ट करते विदाउट योर वेस्टिंग योर टाइम्स। तो 21 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं एमयू का 2021 में जो पूछे गए थे क्वेश्चन, उसका आप देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोफॉस्फेजिन है। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि साइक्लोफॉस्फेजिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। उससे पहले आपको जानना जरूरी है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। साइक्लोफॉस्फेजिन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है NpCl2 का होल थ्राइस मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आपको इस टाइप का देखने को मिलती है। ये आपका जो मोलिकुलर फॉर्मूला मैंने बताया आपको NpCl2 का होल थ्राइस। तो NpCl2 का होल थ्राइस इसका मोलिकुलर फॉर्मूला और इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का आपको देखने को मिलती है साइक्लोफॉस्फेजिन का। तो ये ऑप्शन मैच कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है NpCl2 का होल थ्राइस, बट ये प्लेनर नहीं होता है। तो ये पहले गलती है आपको। ये आपको रिंग फॉर्म में चैन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलती हो गया। बी ऑप्शन भी गलत है कि 4 है। सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन की बात करते हैं NpCl2 का होल थ्राइस है और एग्जिस्ट इन चैन एंड बॉन्ड फॉर्म। तो ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया 21 का। अब 22 की बात करें तो 22 क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, पाई बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं क्योंकि पाई बॉन्डिंग किसमें प्रेजेंट नहीं होता, ग्रिग्नायर रीजन में आपको पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है। बाकी 3 ऑप्शन में आपको पाई बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो 22 का जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट ही होगा, ग्रिग्नायर रीजन और टेट्रा मिथाइल लेड। ये भी आपका इसके अंदर आपको पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज। तो जो ग्रिग्नायर रीजन होती है वो आपका RMGX का होता है और इसी जो हम प्रिपरेशन करते हैं अल्काइल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इथाइल ईथर के साथ हीट करते हैं तो हमारा RMGX का फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो हम यूज करते हैं केमिकल में वो हमका अल्काइल विनाइल और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड का हम यूज करते हैं। अब 23 क्वेश्चन की बात है तो 23 क्वेश्चन भी काफी इजी है। अगर आपको JTD के बारे में नॉलेज है तो आप इजी में बता सकते हैं, अगर नहीं नॉलेज है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, द कंपाउंड विच एग्जिबिट JTD जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इसमें कौन सा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑप्शन में मैच कर रहा है, एग्जिबिट है। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि JTD जो होता है वो हमें अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन को रिकॉग्नाइज करता है। मतलब अगर आपको इस कंपाउंड के अंदर आपको JTD पहचानना है, रिकॉग्नाइज करनी है तो हमें सेंट्रल मेटल एटम पे अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन्स देखना पड़ेगा। जिसमें अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगी वो आपका JTD एग्जिबिट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हैं। तो मैंने आपके लिए सोल्यूशन लेकर आया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं सोल्यूशन है। ठीक है, ये सोल्यूशन थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज में नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट सोल्यूशन आपको जो है Mn वाटर का होल 6+2 है। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि वाटर और साइनाइड, मतलब यहाँ पर साइनाइड है और यहाँ पर वाटर है। तो वाटर और साइनाइड की जो लिगेंड की बात करें तो वाटर वीक लिगेंड होती है एज कंपेयर साइनाइड। ठीक है, और साइनाइड जो हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो वाटर वीक लिगेंड होता है, साथ साथ आपका ये न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बना सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो मैग्नीज H2 होल 6+2 वाटर जो है न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, जो न्यूट्रल लिगेंड है Mn+2 पे होगा। जब Mn की कॉन्फ़िगरेशन होती है तो 4s2 3d5 होती है। तो +2 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन S से निकल जाएगी और 3d5 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं फिल करना है आपको हुंड के ही, क्योंकि हमारा वीक लिगेंड है और वीक लिगेंड में हमारा इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्युपाई करती है, मतलब फॉलो करता है हुंड रूल का। और ये हमारा जो है आपका सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कैसे देखते हैं और अनसिमेट्रिकल कैसे देखते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा। यहाँ से लेकर के आपको 3 इलेक्ट्रॉन जो फिल किए हैं वो आपका T2G होता है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपको EG होता है। अब T2G में अगर सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप है तो हमारा सिमेट्रिकल है और EG में भी सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप है तो भी हमारा सिमेट्रिकल है। अगर T2G में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फिल्ड कर गया, मतलब आपका 3 इलेक्ट्रॉन आपका T2G में है और 1 इलेक्ट्रॉन और एंटी क्लॉकवाइज फिल्ड कर गया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन फिल्ड किया, तो वहां पर आपको T2G आपका क्या होगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। और T2G अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब सब पेयरिंग हो गया T2G में सिर्फ, तो हमारा वहां से क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो जाएगा। हाँ, और इसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन आपका T2G में आपका 4 इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप कर जाती है
तो आपका अनसिमेट्रिकल होगा। अभी 3 इलेक्ट्रॉन है तो सिमेट्रिकल है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा T2G में तो हमारा अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। और सेम कहानी हमारा EG में भी है। अभी 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमारा सिमेट्रिकल, एक इलेक्ट्रॉन और भी इंटर कर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज तो हमारा क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो आपका सिमेट्रिकल है, तो ये हमारा ZTD एग्जिबिट नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है Mn हॉल 6 +3 चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में मैंने इसको डिस्कस किया हूँ सेकंड ऑप्शन वाला को। तो MnH2 को हॉल 6 और +3 चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं +3 चार्ज है तो सिंपल सी बात है कि वाटर आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो Mn +3 होगा, तो Mn +3 होगी तो आपका 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन और D5 से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो D4 हो जाएगा। तो D4 में आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है, यहाँ से आपको T2G और यहाँ से आपका EG। ठीक है, तो T2G आपका तो सिमेट्रिकल है बट EG में अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन और फिल करना होता है तभी हमारा सिमेट्रिकल होता है, बट एक इलेक्ट्रॉन आपका डब्बा खाली है जिसकी वजह से हमारा ये जो होगा अनसिमेट्रिकल हो गया और अनसिमेट्रिकल ZTD को फॉलो करती है। तो ये आपको जो थर्ड है वो हमारा सोल्यूशन बी का था। तो 23 जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो नंबर ऑफ एस बॉन्ड हमें बताना है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में कितने एस बॉन्ड होते हैं हमें वो बताना है। तो सबसे पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड को स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपकी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एस बॉन्ड बता सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है सल्फर ट्राइऑक्साइड का तो मैं आपके लिए मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का आपका जो स्ट्रक्चर होता है आपको इस टाइप से देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको देखना है एस बॉन्ड कितने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं SOS बॉन्ड है, यहाँ भी देख सकते हैं SOS बॉन्ड है, यहाँ भी देख सकते हैं S और OS बॉन्ड है। मतलब SS बॉन्ड आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है, बट SOS बॉन्ड आपको देखने को मिल रही है। जो आपका SOS बॉन्ड आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब SOS बॉन्ड जो आपका है 3SOS बॉन्ड है। बट क्वेश्चन में पूछा है SS बॉन्ड, तो SS बॉन्ड आपका एक भी नहीं है, तो उसमें ऑप्शन देखना है 0, तो 0 ऑप्शन आपका डी में है, तो डी आंसर आपका 24 का करेक्ट हो जाएगी। SOS पूछता S3O9 में तो आपका 3 आपको लिंकेज देखने को मिलती, ठीक है, बॉन्ड देखने को मिलती, SOS बॉन्ड 3 देखने को मिलती, बट SS पूछा है तो आपका 0 है, कोई भी बॉन्ड नहीं है, तो 24 का ऑप्शन डी करेक्ट होगी। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन भी पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ सिग्मा डोनेशन। तो सिग्मा डोनेशन भी काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि सिग्मा डोनेशन किस में ज़्यादा होती है। तो कार्बन डोनर में सिग्मा डोनेशन सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम हैलोजन। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी लेकर आया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन, तो कार्बन के अंदर आपका सिग्मा डोनेशन सबसे ज़्यादा होता है, तो आपका कार्बन है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉस्फोरस है, और उससे कम हम यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऑक्सीजन है, और सबसे कम हमारा देख सकते हैं हैलोजन है। तो यहाँ पर ऑप्शन पूछा था कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन, तो हमारा कार्बन का सबसे ज़्यादा सिग्मा डोनर होगा। तो कार्बन सिग्मा डोनर कौन सी ऑप्शन में है, ए और डी में कार्बन डोनर का सिग्मा, हाँ कार्बन डोनर सबसे ज़्यादा ऑप्शन में दे रखा है। तो कार्बन के बाद हमारा क्या है नाइट्रोजन, ठीक है, डी में भी ठीक है, और उसके उससे कम दिया हाईलाइटेड, बट नहीं, उससे कम हमारा ऑक्सीजन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन है, नाइट्रोजन है और उससे कम हमारा ऑक्सीजन है। जो 25 का जो आंसर होने वाली है सबसे ज़्यादा सिग्मा डोनर किसका होगा, कार्बन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन और सबसे कम हाईलाइट डोनर। तो आपका 25 का जो आंसर होने वाली है वो फर्स्ट आंसर, मतलब ए आंसर आपका करेक्ट होगी। अब 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी लेवल पे क्वेश्चन है। मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट 2 का, जिसका 3.9 और मैग्नेट्रॉन दे रखा है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, और उसमें पूछा गया है कि डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताना है कोबाल्ट +2 का। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट आपका 3.9 मेगा बोर मैग्नेट्रॉन दे रखा है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। सिंपल सा बात, अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका 3 होने वाली है। जब हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन से हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी होती है तो हम क्या करते, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए 0.9 या 0.8 अनपेड इलेक्ट्रॉन में ऐड कर देते हैं। अगर माना कि हमारा 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो 0.8 या 0.7 या फिर 0.9 ऐड कर देते हैं किसमें, अनपेड इलेक्ट्रॉन में। तो सिंपल सा बात है, 3.9 है, जाहिर सी बात है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 ही होगा। और कोबाल्ट +2 दे रखा है, तो कोबाल्ट को हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d7 होती है,
और जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो हमारा इस सबसेल से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाएगा और हमारा 3d7 आपको रिमेनिंग बचेगी इलेक्ट्रॉन। तो हमारा 3d7 यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आपको हुन्स रूल को फॉलो करते हुए हमारा d7 इलेक्ट्रॉन में फिल्डअप करनी है। तो 1 by 1 इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि डी के अंदर, डी सबसेल के अंदर 2 पार्ट्स होता है, एक T2G होता है और एक EG होता है। T2G में आपका 3 डब्बा होता है और EG में आपका 2 डब्बा होता है, 2 बॉक्स होती है। T2G हमें बताना है डी का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो T2G हमारा 3 बॉक्स है और EG में हमारा 2 बॉक्स है। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो T2G में काउंट कर सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स है और EG में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो T2G5 और EG2। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन मैच कर सकते हो। ऑप्शन आपका डी में दे रखा है T2G5 और EG2। तो आपको 26 से जो आंसर होगा आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन आपका ग्राउंड टर्म सिंबल से है। आपका ग्राउंड टर्म सिंबल दे रखा है F के पावर 2 और 3/2 दे रखा है और हमें बताना है कि ग्राउंड टर्म में जो सिंबल दे रखा है वो किस मेटल्स का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 by 1 निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको एक मेटल का मैं निकाल के दिखा देता हूं कैसे हम ग्राउंड टर्म सिंबल निकालते हैं। उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस के लिए 3 जो मेटल दे रखा है उसको भी आप खुद से निकाल के देख लीजिएगा। जो ऑप्शन है इसका 27 का है वो ऑप्शन सी है। मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हूं, इसे मैं आपको बता दिया हूं। और कैसे आपका सी ऑप्शन है मैं आपको सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियम देख सकते हैं। सीरियम जो आपको है, जो सीरियम आपको जो मेटल है वो आपको लैंथेनाइड ब्लॉक का है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है सीरियम का वो XC मतलब जेनन 4f1 5d1 और 6s2 होता है। और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है, रिलीज किया गया है। तो 3 इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से निकलेगी? लोवेस्ट सबसेल से। तो हमारा इस सबसेल सबसे लोवेस्ट है तो इस सबसेल से हम निकालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और डी से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ऑल ओवर हमारा 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी। तो हमें बचे कितना? 4f में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 इलेक्ट्रॉन डी सबसे 4f में आपको फिल कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको निकालना क्या है? ग्राउंड टर्म सिंबल। तो ग्राउंड टर्म सिंबल निकालने के लिए फॉर्मूला आपका होता है L के पावर 2s+1 इंटू J होता है। तो यहाँ पहले हमको निकालेंगे एस कैसे निकालते हैं। तो एस हमको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से निकालते हैं। जो क्लॉकवाइज होता है +½ और एंटी क्लॉकवाइज तो -½ ठीक। हमारा एक इलेक्ट्रॉन है तो हमारा जो एस जो होगा +½ होगा। और एल कैसे निकालते हैं? हमारा एल जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट से ही निकालते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा यहाँ पर देख सकते हैं एफ सबसेल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 होता है, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है एल से +L से लेकर के -L इंक्लूड 0, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट 3 में 1 इलेक्ट्रॉन आपका फिल किया है। तो मैंने L निकाल दिया हूँ, 3 में × 1 कर दिया हूँ क्योंकि 3 मैग्नेटिक मोमेंट में ही आपका एक इलेक्ट्रॉन फिल्ड किया है। तो 3 × 1 L जो आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाला जाता है। तो L3 है। तो L3 किसके लिए हम बोलते हैं? तो अगर आपको ये चीज़ का पता होगा कि L0 S सबसेल के लिए बोलते हैं, L1 जो होता है P सबसेल के लिए बोलते हैं, L2 जो होता है D सबसेल के लिए बोलते हैं और L3 होता है वो S सबसेल के लिए बोलते हैं। तो हमारा जो होगा आंसर वो L के जगह पर हम F सबसेल फिल करेंगे क्योंकि L जो हमारा 3 वैल्यू है। तो L के जगह पर हम F सबसेल फिल करेंगे और S हमारा कितना है? +½ है। तो 2s+1 निकालेंगे तो 2 × ½ + 1 तो 2 कैंसिल तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2s+1 यहाँ पर 2 फिल करेंगे और J का वैल्यू निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है L + S L + S - 1 L + S - 2 और L - S। ये 4 ऑप्शन जो फॉर्मूला है किसी एक को आप लगा दीजिए और आप लगाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ कैलकुलेशन करके देखा हूँ। L का वैल्यू 3 था, S का वैल्यू +½ था, उस हिसाब से निकाला तो आपको 3/2 आपका J का वैल्यू आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं J का वैल्यू F के पावर 2 F का डाउन द पावर 3/2 है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में यही पूछ रहा था और इसके जो आंसर है वो आपका सी आंसर सीरियम का आंसर ही था। बाकी आपका जो 3 ऑप्शन है वो इसी फॉर्मूला से आप निकालने की कोशिश जरूर कीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए ग्राउंड टर्म सिंबल के लिए, क्योंकि फर्दर एग्जामिनेशन पूछ सकता है। अब 28 नंबर क्वेश्चन पे 28 नंबर क्वेश्चन में क्या मेंशन कर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट हैव x dx² - y² एज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, ठीक है। इस ऑप्शन बताना है हाँ कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें हाईएस्ट एनर्जी dx² - y² में नहीं है। तो इसको आंसर करने के लिए थोड़ा सा आपको माइंडसेट की जरूरत है, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा
क्योंकि आपको इसमें और डी का जो मतलब एनर्जी लेवल होता है उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, किस में इलेक्ट्रॉन फिल्डअप कर रही है, किस में इलेक्ट्रॉन फिल्डअप नहीं कर रही है। तो मैं आपको बता दूं 28 नंबर क्वेश्चन जो आंसर होगी, करेक्ट आंसर जो होगी वो आपका डी आंसर आपको करेक्ट होगी। 29 नंबर क्वेश्चन पे आता है। 29 नंबर जो क्वेश्चन है आपका स्पिन सिलेक्शन रूल से क्वेश्चन है, मतलब सिलेक्शन रूल से क्वेश्चन है। तो द स्पिन सिलेक्शन रूल इज द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैन शो रिलैक्सेशन। तो सिंपल सा बात है, या सिलेक्शन रूल आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो शो करता है रिलैक्सेशन, वो हमारा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से ही रिलैक्सेशन शो करती है। तो 29 का जो आंसर होने वाली है वो आपका बी आंसर है। तो ये आपका मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, आंसर क्वेश्चन देख करके आंसर लगाने वाली थी। ये थोड़ा सा आपको मतलब कॉन्सेप्ट मालूम रहेगी तो आप इजी वे में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। तो 29 का जो आंसर होगी वो आपको बी आंसर करेक्ट होगी। अब हम 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है हमारा रेडियल लोड बताना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो 5dx² माइनस y² का ऑर्बिटल का हमें रेडियल लोड बतानी है। तो रेडियल लोड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि n माइनस l माइनस 1 होती है। और आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका जो ऑर्बिटल दे रखा है 5dx² माइनस y², ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका n का जो वैल्यू होगा वो आपका n का वैल्यू आपका कितने होंगे, 5 होंगे। और यहाँ पर d सबसेल क्या है, तो l का वैल्यू d किसके लिए होता है, 2 के लिए होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 5 n का वैल्यू हो गया और 2 का वैल्यू जो हो गया, सॉरी l का वैल्यू जो हो गया वो 2 हो जाएगा माइनस 1। तो आपका कैलकुलेशन जो आपका आएगा 2 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 30 जो आंसर होगा आपका बी आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अब 13 नंबर 1 क्वेश्चन की हम बात करें तो 13 नंबर 1 जो क्वेश्चन है आपको ऑर्गेनिक से है और ये नेम रिएक्शन का क्वेश्चन है। अगर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, आप देख करके बता सकते हैं कि इस नेम रिएक्शन क्या है। अगर आपको मालूम चल गया होगा तो आप आंसर इजी वे में कर सकते हैं, अगर नहीं मालूम चले तो आपको थोड़ा आंसर देने में मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है आपको रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन का ही नेम रिएक्शन का क्वेश्चन है। तो आपको रिफॉर्मेट्स्की का क्या मैकेनिज्म होती है, क्या वर्कअप होता है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है आप में जिंक और THF एंटर किया जाता है, ठीक है, जिंक और THF। अब जिंक क्या करता है रिफॉर्मेट्स्की में कि जो हैलोजन होता है ना, हैलोजन के बीच में जिंक इंसर्शन करता है, ठीक है। और इंसर्शन करने के बाद हमारा जिंक और ब्रोमाइड निकल करके हमारा नेगेटिव चार्ज शो करता है कार्बन पे और वहां से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं आपका मैकेनिज्म, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अल्फा हैलो ग्रुप है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पर हमारा अल्फा है, ठीक है। तो अल्फा हैलो ग्रुप है, तो यहाँ पर जिंक जो है आपका ब्रोमीन में इंसर्शन कर गया, यहाँ पर देख सकते हैं जिंक हमारा ब्रोमीन में इंसर्शन कर गया है। और यहाँ उसके बाद अब जिंक पे पॉजिटिव चार्ज शो करने लगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज शो करने लगा है, ठीक है। और यहाँ से ZnBr जो है अपना बॉन्ड लेकर निकल जाएगा और ये अब जो आपको नेगेटिव चार्ज है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस पोजीशन पे अटैक करेगा। सबस्ट्रेट जो था हमारा, जो हमारा सबस्ट्रेट जो था हमारा, इसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी। यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर दिया है। इलेक्ट्रोफाइल पे जैसे अटैक करेगा पाई बॉन्ड वीक होती है, वो ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक करने पर ऑक्सीजन पे हमारा नेगेटिव चार्ज शो करने लगेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज शो करने लगा है। अब बाकी अब जो भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आप देख सकते हैं फील्ड मैंने अटैच कर दिया है। और उसके बाद हमारा एसिड वर्कअप करेगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है और उसके पास ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा। तो तुरंत फास्ट एसिड वर्कअप करती है जिसमें H प्रोटॉन को अपस्टेट करके यहाँ पर OH का फॉर्मेशन हो जाती है और ये हमारा ही फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। तो आप इस हिसाब से आप ऑप्शन मिला सकते हैं कि OH आपको देखने को कहाँ पे मिल रही है। तो OH आपको देखने को हमें तो A में भी मिल रही है और C में भी मिल रही है। हाँ, C का जो ऑप्शन है वो थोड़ा गलत है, सॉरी A का जो ऑप्शन है वो थोड़ा गलत है क्योंकि C का ऑप्शन जो सही है, क्योंकि मैच कर लीजिएगा यहाँ पर ही OH है और बाकी सेम कंपाउंड आपको देखने को यहाँ मिल रही है। 31 का जो क्वेश्चन का जो आंसर होने वाली है वो आपका C आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 32 नंबर क्वेश्चन की, तो 32 नंबर क्वेश्चन में भी आपका नेम रिएक्शन से क्वेश्चन है और ये जो रिएक्शन का क्वेश्चन है वो किस नेम रिएक्शन का क्वेश्चन है, वो मैनिच नेम रिएक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। मैनिच नेम रिएक्शन में क्या होता है, आपको सेकेंडरी एमीन होती है और आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है कार्बोनिल ग्रुप। उसके बाद हमें वर्कअप करते हैं और हमारा प्रोडक्ट देखने को मिलती है। तो मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ, सोल्यूशन आप देख सकते हैं आपका। इसका सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैनिच रिएक्शन का मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में क्या वर्कअप करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको सेकेंडरी एमीन है और आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनिल ग्रुप है। तो सेकेंडरी एमीन जो है आपका नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है और नाइट्रोजन पर प्रेजेंट होता है लोन पेयर और लोन पेयर प्रेजेंट रहने का मतलब क्या है, इस पे ये आपका न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगी, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगी और आपका जो कार्बन है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा कार्बन पे, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्कअप, कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, वहाँ पर आपका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे अटैक करेगा नाइट्रोजन अपना लोन पेयर से, तो नाइट्रोजन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज शो करने लगता है, ठीक है, और ऑक्सीजन पर हमें नेगेटिव चार्ज शो करने लगता है। तो एक दूसरे को बैलेंस करता है। नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज शो करने लगता है, हाइड्रोजन जो यहाँ पर आपका देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है अपना बॉन्ड की ओर खींच लेगा और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज
जो है अपना H+ को ही अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरे को बैलेंस हो जाएगा, और ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर से OH जो है H+ से रिएक्ट करता है, और OH जो है ऑक्सीजन पे हमारा लोन पे प्रेजेंट होता है और H+ को अब्स्ट्रैक्ट करता है। अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से OH2 लिविंग ग्रुप, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और निकल जाती है। और निकलने के बाद हमारा CH2 पॉजिटिव देखने को मिल जाती है। तो जैसे CH2 जो पॉजिटिव है, ये इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है CH2 पे। तो न्यूक्लियोफाइल जो आपका सबस्ट्रेट बचा हुआ है आपका रिएक्शन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पाई बॉन्ड है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल बन के इस पे अटैक करता है। और जैसे अटैक करने पे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अटैक करने के बाद आपका CH2NMe2 सिंपल सा फॉर्मेशन हो जाती है। तो आपको फाइनली जो प्रोडक्ट देखने को आप यहाँ मिल जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत लोग स्टूडेंट जो होते हैं आपको इस पोजीशन पे CH2 को अटैक करवा देते हैं, बट यहाँ पर आपको गलत होगा, क्योंकि आप यहाँ पर रेजोनेंस कीजिएगा, नाइट्रोजन के लोन पे से रेजोनेंस कीजिएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगी, और शिफ्ट होने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगी। तो यहाँ पर आपको जो है होगा नेगेटिव चार्ज शो करेगा, मतलब उस पोजीशन पर आपको नेगेटिव चार्ज शो करेगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, और यहीं पर आके आपके CH2 अटैच हो जाएगी। तो फाइनली आपको प्रोडक्ट देखने को ये मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका बी ऑप्शन में है, नाइट्रोजन छोड़ के एक आप कार्बन छोड़ करके आपको देखने को मिल रही है। तो आपको जो 32 का जो ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन भी आपका इजी क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। एसिटिक एनहाइड्राइड से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एसिटिक एनहाइड्राइड का क्या वर्क है आपको सोल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएजेंट है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, यहाँ पर से बॉन्ड ब्रेक होती है। ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, अपने बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन खींच लेती है और नेगेटिव चार्ज शो करने लगता है ऑक्सीजन का, और कार्बन जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पॉजिटिव चार्ज शो करने लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये क्या करता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन आपके पास है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करे। यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया है कार्बन पे, सिंपल से अटैक करती है। सिंपल से अटैक करने पर यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेस है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज शो करने लगता है, आप जिसमें जो हाइड्रोजन होता है वो शिफ्ट करता है और नाइट्रोजन को बैलेंस करता है, और फाइनली आपको सिंपल से प्रोडक्ट देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होने वाली है वो आपका ऑप्शन जो 33 का वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। तो बहुत ईजी था। अब 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 34 नंबर जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल ब्रोमाइड कुड बी यूज्ड विथ मैलोनिक एसिड ईस्टर टू सिंथेसिस बिलो मेंशन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो क्वेश्चन जो है आपको मैलोनिक एसिड ईस्टर से क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा अल्काइल ब्रोमाइड को यूज किया जाता है, और आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखा है, बट यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन ही है, बट आपको 3 ऑप्शन में ही आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा हमें अल्काइल ब्रोमाइड को यूज करना है जिसका मैलोनिक एसिड ईस्टर में काम आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मैलोनिक ईस्टर सिंथेसिस का सॉल्यूशन। तो मैलोनिक ईस्टर सिंथेसिस का सॉल्यूशन जो होता है वो आपका 4 स्टेप में वर्क करती है। फर्स्ट स्टेप आपका जो होता है वो आपका NaOET का वर्कअप करती है, मतलब प्रोटॉन को अपस्टेट करती है। OET आपका बेस का काम करता है, प्रोटॉन अपस्टेट करती है। उसके बाद आपका अल्काइल ब्रोमाइड का काम करती है, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस का वर्कअप होता है, और सबसे लास्ट आपका हीट का वर्कअप होती है, मतलब हीट में आपका जो होगा डीकार्बोक्सिलेशन का वर्कअप होती है, ठीक है। यहाँ पर वही चीज का यूज किया गया है। OET का जो बेस है प्रोटॉन को अपस्टेट किया यहाँ से, मतलब यहाँ पर एक्टिव मिथिलीन ग्रुप था, वहाँ से प्रोटॉन ज़्यादा, वहाँ से प्रोटॉन को अपस्टेट किया, और प्रोटॉन को अपस्टेट करने पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शो कर गया, और शो करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अल्काइल ब्रोमाइड का यूज करना है। तो यही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा अल्काइल ब्रोमाइड को यूज करें, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अल्काइल ब्रोमाइड को यूज करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं ब्रोमीन निकल जाएगी। यहाँ पर आपको 1 2 3 कार्बन आपको देखने को मिल रही है, और यहाँ से देख सकते हैं COT, और COT जो है वो आपको हाइड्रोलाइसिस करने पर, वर्कअप करने पर जो ईस्टर है वो आपको एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हीट करने पर एक जो एसिड है वो आपको CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर आपको नंबरिंग सिर्फ मैच करना होता है, सिर्फ नंबरिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ये कंपाउंड है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन, ठीक है, 5 कार्बन है, ठीक है। और मैलोनिक ईस्टर जो फॉर्मूला होता है वो 1 2 3 4 5 होते हैं, 5 होते हैं, जिसमें आपका ये पार्ट जो होता है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। आपको 2 कार्बन देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको जो ईस्टर है वो आपको एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा। तो एसिड में कन्वर्ट करेगा तो आपको सिर्फ 1 और 1 2 कार्बन ही आपको देखने को मिलेगी, और 2 कार्बन देखने को मिलेगी। यहाँ पर कितने हैं, 5 कार्बन। तो 3 कार्बन हमें ऐड करना है। तो कौन सा ऑप्शन में आपका 3 कार्बन दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में देख सकते हैं 1 2 3, हाँ 3 कार्बन है। तो ये आपका यही अल्काइल ब्रोमाइड आपका करेक्ट है, क्योंकि 3 कार्बन इसमें ऐड करेंगे तो 2 कार्बन ऑलरेडी इसमें है, और 3 कार्बन ऐड करें तो टोटल कितना हो गया, 5 कार्बन हो गए, और यहाँ पर 5 कार्बन आपका है। तो यही आपका ऑप्शन यही आएगा, यही आंसर आएगा। तो अब सिंपल सा है, अब मैंने आपको बता रखा हूँ, और इस पर आपको वर्कअप करना है, आपको आंसर आपको करेक्ट आ जाएगी, ठीक है। देख सकते हैं जो आंसर होगी 34 का वो आपका आंसर, आपका बी आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी।
अब 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर जो क्वेश्चन आपका है वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से ही आपका क्वेश्चन है। तो अगर आपको पता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का तो आप इजी वे में आपका आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर मैकेनिज्म देख सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का। तो सबसे पहले आपको वर्कअप जो करती है CH3 CH2 COCl और AlCl3। तो AlCl3 जो होता है वो आपका लेविस एसिड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोल्ड्रीन के पास आपका लोन पेयर काफी ज्यादा होता है। तो कोल्ड्रीन जो अपना लोन पेयर जो होता है वो AlCl3 में शिफ्ट करता है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है AlCl3 के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने पर यहाँ पर देख सकते हैं कोल्ड्रीन पॉजिटिव चार्ज और AlCl3 नेगेटिव चार्ज शो करने लगता है। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर से बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है, क्योंकि कोल्ड्रीन जो है पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसकी वजह से अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। और खींचने के बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव चार्ज शो करने लगता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक शो करने लगती है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक शो करने के बाद ये आपका सबस्ट्रेट में वर्क करती है। यहाँ पर देख सकते हैं सबस्ट्रेट में वर्क किया है। तो यहाँ पर से आप सेकंड स्टेप में देख सकते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या कर रखा है कि आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्कअप करती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलती है। और उसके बाद आप बी ऑप्शन दे रखा है जिंक से रिएक्ट करवाए। जैसे आपका ये आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगी, आपको जिंक Hg से रिएक्ट करवाना है। जिंक Hg जो होता है वो क्लेमेंसन रिडक्शन होता है। और क्लेमेंसन रिडक्शन क्या वर्कअप करती है कि कार्बोनिल ग्रुप को वो रिड्यूस करके अल्केन्स में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप आपका है और इसको रिड्यूस करेगी जिंक HgHcl और आपको अल्केन में कन्वर्ट कर देगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं CH2 में कन्वर्ट कर दी है। तो ये आपको जो फाइनल आपको आंसर देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन मैच कर लीजिए। तो ऑप्शन जो आपको जो होगी 35 का आपको बी आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अब 36 नंबर क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइलाइट द फॉलोइंग। तो इसमें से आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्काइल हाइलाइट का क्या होगा, मतलब अल्काइल का क्या होगा। तो ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं ये रिएक्शन आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस का रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें जो इसमें ईथर का फॉर्मेशन होती है। अल्काइल हाइलाइट प्रोडक्ट इथा ऑक्साइड या फिर मिथा ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें ईथर का फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर जो अल्काइल हाइलाइट में जो हमारा अल्काइल है वो कौन सा अल्काइल रिएक्टिविटी फास्ट करेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो पहले हम आपको बता दूं, यहाँ पर देख सकते हैं तो अल्काइल जो हमारा फास्ट काम करेगा वो प्राइमरी सबसे ज़्यादा फास्ट काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ईथर फॉर्मेशन होता है और ईथर फॉर्मेशन में हमारा जो अल्काइल होगा वो लेस बल्की ग्रुप होगा। तो लेस बल्की ग्रुप जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा ईथर फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो लेस बल्की ग्रुप जो होगा हमारा वो हमारा प्राइमरी सबसे लेस बल्की ग्रुप होगा और उससे हमारा लेस जो बल्की ग्रुप होगा वो मिथाइल सबसे लेस बल्की ग्रुप होगा। तो सबसे लेस बल्की ग्रुप मिथाइल, फिर उसके बाद उस प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम टर्शियरी, ये आपका रिएक्टिविटी होगा। तो फर्स्ट हमारा जो होगा मिथाइल का सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो उस हिसाब से आपका 36 का जो आंसर होगी वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगी। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। तो 37 नंबर क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमें बताना है कि कौन सा अल्कोहल एग्जिस्ट करेगा जिसमें हमारा आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटी सी आपको सॉल्यूशन लिख रहा हूँ कि कीटो ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप के लिए। ठीक है, तो कीटो ग्रुप में सबसे पहले आयोडोफॉर्म के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो कीटो ग्रुप में आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और एक लिंकेज होना चाहिए और साथ साथ आपको NOH प्लस X2 होना चाहिए, तब आपको आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म का टेस्ट देता है। अल्कोहल में आप देख सकते हैं तो CH3 CHOH और इसके बाद आपको लिंकेज होना चाहिए, कोई लॉन्ग कार्बन चैन का लिंकेज होना चाहिए। उसके साथ आपको NaHU और NaOH और X2 रहेगा तो हमारा आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देगा। बट यहाँ पर कीटो ग्रुप में यहाँ पर सबके सब अल्कोहल है, तो आपको इस टाइप का फॉर्म अगर देखने को मिल रही है कोई ऑप्शन तो करेक्ट होगा। CH3 CHOH होना चाहिए और लिंकेज लॉन्ग कार्बन चैन से। फर्स्ट में आप देख सकते हैं CH3OH है बट H नहीं है, तो यहाँ पर यह ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका H भी है। बी ऑप्शन की बात करते हैं, बी ऑप्शन में देख सकते हैं तो CH3 CH2 CH2OH है बट H नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। सी ऑप्शन देख सकते हैं CH3H, यहाँ पर आप देख सकते हैं H है और OH है और ये लिंकेज पूरा कार्बन है। तो इसका ऑप्शन जो होगा आयोडोफॉर्म पॉजिटिव जो देगा वो आपका सी आंसर आपका करेक्ट होगी आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देने के लिए। तो आप याद रखिएगा आयोडोफॉर्म कब पॉजिटिव टेस्ट देती है, आप कीटो ग्रुप में रहेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O एक लॉन्ग कार्बन चेन अटैच रहेगा प्लस NOH प्लस X2, और अल्कोहल में रहेगा तो CH3 CHOH एक लॉन्ग कार्बन चेन लिंकेज प्लस NOH प्लस X2 अगर रहेगा तो हमारा क्या देगा आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट का क्या फॉर्मेशन कर रखा है। ठीक है,
38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, आपका ऑर्गेनिक का है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो आपको थोड़ा सा भी रिएजेंट के बारे में नॉलेज है तो आप बता सकते हैं। आपका जिस कंपाउंड दे रखा है NaBH4 के साथ रिएक्ट करवा है H2O और MEOH। तो NaBH4 जो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बट ये जो आपका है सिलेक्टिविटी रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं आपको बताता हूँ सोल्यूशन कि किसको रिड्यूस करता है, किसको रिड्यूस नहीं करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको मालूम चल जाएगी कि आपको NaBH4 जो होता है अल्डिहाइड को रिड्यूस करती है। यहाँ पर देख सकते हैं कीटोन को भी रिड्यूस करती है, ईस्टर को रिड्यूस नहीं करती है, एसिड को रिड्यूस नहीं करती है, और एसाइल क्लोराइड को रिड्यूस कर देती है। और LiLH4 जो होता है वो आपको सभी को रिड्यूस कर देती है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है NaBH4, तो हमें यह कीटो ग्रुप है, तो कीटो ग्रुप को रिड्यूस करके सेकेंडरी अल्कोहल में फॉर्म करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डाई कीटो है, तो दोनों कीटो को रिड्यूस करके सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। बट यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O है वो दोनों के में OH अटैच हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, तो आपका C ऑप्शन दे रखा है। C डबल बॉन्ड O को हटा करके रिप्लेस करके OH में अटैच कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि डाइकीटो को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया गया है रिड्यूस करके। तो फाइनली इसका आंसर आपका C हो जाएगी। अब 39 नंबर क्वेश्चन पे आते काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग कंपाउंड हैज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, बताना है कार्बोनिल ग्रुप का। तो ये 400 ऑप्शन दे रखा है, चारों ऑप्शन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा है। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कोरिलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है इसको आंसर करने के लिए, यहाँ पर इस चीज़ को रीड कर लीजिएगा या इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखिएगा तो आप आंसर ईजी वे में कर सकते हैं। इंक्रीजिंग रिंग स्ट्रेन इंक्रीज द कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब कहने का मतलब है जिसका रिंग स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा उसका कार्बोनिल में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा, मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है। रिंग किसका स्ट्रेन ज़्यादा है, तो रिंग स्ट्रेन सबसे ज़्यादा उसी में होता है जिसका रिंग छोटा होता है, कम कार्बन से अटैच होते हैं और रिंग फॉर्म में होते हैं, तो उसका जो होता है रिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन शो करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हैं 5 कार्बन का रिंग है, बी ऑप्शन में देख सकते हैं 6 कार्बन का रिंग है, सी ऑप्शन में देख सकते हैं 3 कार्बन का रिंग है, और डी ऑप्शन में देख सकते हैं 7 कार्बन का रिंग है। सबसे छोटा कार्बन का जो रिंग है वो आपका 3 कार्बन का रिंग है, वो ऑप्शन सी में है, और इसके अंदर आपको स्ट्रेन ज़्यादा देखने को मिलेगी, और इसी में आपको कार्बोनिल ग्रुप जो है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच है, उसके बीच में जो है आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आपको 39 का जो आंसर है वो आपका सी आंसर आपको करेक्ट होगी। अब 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको बताना एसिटोफिनॉन का NMR सिग्नल बताना है, मतलब प्रोटॉन का NMR सिग्नल बताना है एसिटोफिनॉन। तो पहले हमें तो एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो एसिटोफिनॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन के साथ COCH3 अटैच कर दे, आपको एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर बना के लाया हूँ। बेंजीन के ऊपर COCH3 अटैच है। यहाँ पर बताना है कि जितने भी प्रोटॉन हैं सभी का सिग्नल बताना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपका CH3 जो है ये आपका एक सिग्नल देगा, सबसे पहले आपको एक सिग्नल देगा। ठीक है, और ये दो एज जो है ये आपका एक सिग्नल देगा। ठीक है, और ये 2 एज जो है ये आपका एक सिग्नल देगा, बाकी एक हाइड्रोजन जो है ये आपका एक सिग्नल देगा। तो ऑल ओवर कितना सिग्नल हो गया, एक यहाँ से हुआ, एक यहाँ से हुआ 2, और एक यहाँ से हुआ 3, और एक यहाँ से हुआ 4। टोटल ऑल ओवर जो सिग्नल हुआ आपका 4 सिग्नल होगी। आपको कैसे सिग्नल होगी, तो आप यहाँ पर सभी का आप कनेक्टिविटी चेक कर लीजिएगा। जिसका कनेक्टिविटी डिफरेंस होगा उसका सिग्नल काउंट होगा, और जिसका कनेक्टिविटी सेम आएगा उसका सिग्नल काउंट नहीं होगी। तो आप एक बार जरूर कनेक्टिविटी जरूर चेक कीजिएगा, अपने से खुद से चेक कीजिएगा, और आपको मालूम चल जाएगा इसके 4 सिग्नल देखने को मिलेगी। तो फाइनली आपका 40 के जो आंसर है आपका डी आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी। 41 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है रिलेशन बताना है डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज के बारे में। तो ये कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये मतलब कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। अगर कार्बोहाइड्रेट के बारे में मालूम होगा तो फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर में पढ़ाया जाता है डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज के बीच में जो रिलेशन होती है, उसके बीच में जो रिलेशन होती है वो C2 इपीमर का रिलेशन होती है। अब कैसे होती है रिलेशन मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ आपको दे रखा डी मैनोज, एक तरफ दे रखा आपको डी ग्लूकोज, और डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज के बीच में C2 इपीमर कैसे हुआ। पहले मैं आपको बता दूं इपीमर क्या होता है। इपीमर उसे कहते हैं जैसे कायरल कार्बन का जो रोटेशन होता है और इसका रोटेशन होता है, सभी का सेम, सिर्फ एक का डिफरेंट रहेगा तो हमारा इपीमर शो कहलाएगा। जैसे में आप देख सकते हैं डी मैनोज में कितने आपको कायरल कार्बन है, तो 1 2 3 4 कायरल कार्बन है और 4 में आपको रोटेशन पॉसिबल है।
और यहाँ डी ग्लूकोज में भी देख सकते हैं 4 आपकी क्या है, 4 क्या है आपकी कायरल कार्बन है, ठीक है। और 4 हाँ 4 में भी आपका रोटेशन पॉसिबल है। तो इसमें आप देख सकते हैं आर एस निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप ओ एच के राइट लेफ्ट करके देख सकते हैं। तो जिसमें आपका सब में सेम रहेगा और सिर्फ एक में डिफरेंट रहेगा रोटेशन, वो हमारा ही एपीमर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट में आप देख सकते हैं ओ एच आपका राइट लेफ्ट साइड है, बट इसमें देख सकते हैं ओ एच आपका क्या है राइट साइड है, तो बट डिफरेंट है। अब सेकंड में देख सकते हैं ओ एच यहाँ आपका लेफ्ट साइड है, यहाँ भी देख सकते हैं ओ एच आपका लेफ्ट साइड सही सेम साइड है। ओ एच आपका राइट साइड है, ओ एच यहाँ भी आपका राइट साइड है, यहाँ भी देख सकते हैं OH आपका राइट साइड है, यहाँ भी OH राइट साइड है। मतलब आपका 3 कायरल कार्बन है जिसमें आपका OH का जो रोटेशन है, RS का जो रोटेशन है वो आपका सेम साइड है, बस आप सिर्फ यहाँ पर देख सकते हैं इसका सिर्फ जो है आपका डिफरेंट है। तो यही हमारा एपीमर कहलाएगा। और नंबरिंग की बात है तो फर्स्ट कार्बन या सेकंड कार्बन, तो ये आपका सेकंड कार्बन है जिसकी वजह से आपका C2 एपीमर कहलाएगा। और इसी को हम डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज के बीच में हमारा C2 एपीमर का रिलेशन होता है, ठीक है। तो इससे जो आंसर होगी 41 का आपको फर्स्ट आंसर आपको करेक्ट होगी। मैं आपको थोड़ा सा फर्दर एग्जामिनेशन के लिए नॉलेज दे दूं, अगर इस बार क्वेश्चन पूछा गया डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज के रिलेशन के बारे में, हो सकता है फर्दर एग्जामिनेशन में इन दिस ईयर एग्जामिनेशन में डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज के बारे में रिलेशन पूछ दे और बता दे इसमें कौन सा रिलेशन है। तो याद रखिएगा आपको C4 एपीमर रिलेशन होती है, डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज के बीच में C4 एपीमर होती है रिलेशन, ठीक है। और कैसे होती है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मतलब सिर्फ एक कायरल में आपको डिफरेंट रोटेशन होगा, जो डिफरेंट रोटेशन होता है वही हमारा एपीमर कहलाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप कायरल कार्बन देख सकते हैं, यहाँ पर आप एच जो है आपका राइट साइड है, यहाँ भी एच आपका राइट साइड है, जो आपका सेम रोटेशन हो गया। यहाँ भी OH देख सकते हैं लेफ्ट साइड है और यहाँ भी OH लेफ्ट साइड है, ये आपका सेम हो गया। बट यहाँ देख सकते हैं OH राइट साइड है और यहाँ देख सकते हैं OH लेफ्ट साइड है, बट ये डिफरेंट हो गए। तो यही हमारा एपीमर हो गया, ठीक है। यही इसी को हम एपीमर बोलेंगे। बाकी हम नेक्स्ट कायरल कार्बन को देखते हैं, OH साइड राइट साइड है और ये भी OH राइट है, ये भी सेम है, तो डिफरेंट हमारा ये हो गया। तो ये आपका एपीमर कहलाएगा। तो नंबरिंग देख सकते हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 पे हमारा कार्बन आ गया, मतलब C4 एपीमर हो गया। तो डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज के बीच में जो रिलेशन है वो C4 एपीमर है। अब 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन भी आपका नेम रिएक्शन से है। इसमें पूछा गया ए न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट इन हॉफमैन कर्टियस एंड स्मिथ रिएक्शन। मतलब हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन, स्मिथ रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बीच में बताना है कि इसमें इंटरमीडिएट जो बनती है वो तीनों में कॉमन इंटरमीडिएट देखने को मिलती है। और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है वो कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म करती है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो पहले मैं आपको बता दूं हॉफमैन के बारे में और कर्टियस एंड स्मिथ रिएक्शन के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका हॉफमैन का रिएक्शन है। हॉफमैन में क्या होता है कि आपको एमाइड के साथ रिएक्ट किया जाता है, ब्रोमीन प्लस NO के साथ रिएक्ट करते हैं और उसके बाद आपको इंटरमीडिएट बनता है आइसोसाइनाइड, आपका इंटरमीडिएट बनती है, ठीक है। उसके बाद कर्टियस में देख सकते हैं, तो कर्टियस में भी आपको एसाइल अजाइल के साथ रिएक्शन कराया जाता है, उसके बाद आपको इंटरमीडिएट जो फॉर्म होती है वो आइसोसाइनाइड इंटरमीडिएट फॉर्म होती है कर्टियस में, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि स्मिथ रिएक्शन में भी आपको आइसोसाइनाइड ही फॉर्म करती है। मतलब तीनों रिएक्शन में आपका सेम इंटरमीडिएट देखने को मिलती है आइसोसाइनेट, ठीक है। और इसकी जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है वो सब प्राइमरी एमीन ही प्रोडक्ट फॉर्म होती है। हॉफमैन ब्रोमाइड का भी प्राइमरी एमीन प्रोडक्ट फॉर्म होती है, कर्टियस के भी प्राइमरी एमीन फॉर्म होती है और स्मिथ रिएक्शन के भी प्राइमरी एमीन ही फॉर्म होती है। ये तीनों रिएक्शन का सेम वर्क करती है, ठीक है। और इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो आइसोसाइनेट बनती है। यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन में आपको कोई कहीं भी आइसोसाइनेट नहीं है। बट याद रखिएगा कि अल्काइल और नाइट्रोजन से अटैच जो होता है उसको हम नाइट्रीन्स बोलते हैं। जो भी अल्काइल और नाइट्रोजन से अटैच होता है डायरेक्ट वो हमारा नाइट्रीन्स कहते हैं। तो इससे जो ऑप्शन हो गया उसका नाइट्रीन्स आंसर आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि आइसोसाइनेट तो ऑप्शन दे नहीं रखा है, बट अल्काइल नाइट्रोजन से अटैच है, इसका मतलब ये नाइट्रीन्स इसका आंसर होगी। तो आपको 42 का जो आंसर होगा वो आपका नाइट्रीन्स होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस था, दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन थी। अब 43 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो 43 नंबर क्वेश्चन पूछा मोस्ट बेसिक स्पीसीज अमॉन्ग द फ्लोइंग। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखा है, इसमें से बताना है आपको कि कौन सा ज़्यादा मोस्ट बेसिक है, ठीक है। तो बेसिक के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें नाइट्रोजन दे रखा है। तो मोस्ट बेसिक का मतलब ये है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, रिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, जिसमें कंजुगेशन ज़्यादा हो, हाँ लोन पेयर की वजह से, नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से, वो हमारा जो होगा मोस्ट बेसिक होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं कि हमारा 3 नाइट्रोजन हमारे पास है, ठीक है।
तो 3 नाइट्रोजन आपका इस कंपाउंड के अंदर है, ठीक है। तो 3 नाइट्रोजन के पास आपका लोन पे प्रेजेंट है। इस नाइट्रोजन को हम अटैक करवाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कंजुगेशन पॉसिबल है। इस नाइट्रोजन पर भी एक लोन पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन पर भी अपना लोन पे डोनेट करेगा तो कंजुगेशन इस नाइट्रोजन पर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं होगा, बट इस नाइट्रोजन पर देख सकते हैं अगर ये लोन पे यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ से कंजुगेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो ए में जो दे रखा है 3 नाइट्रोजन प्रेजेंट है जिसमें 2 लोन पेयर आपका पार्टिसिपेट कर रही है कंजुगेशन में, और एक नाइट्रोजन जो है वो आपका पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। कौन सा नहीं कर रही है? आपका ये नाइट्रोजन आपका पार्टिसिपेट नहीं कर रही है रिंग में। आप देख सकते हैं, आप कंजुगेशन बना लीजिएगा। बट बी ऑप्शन की बात होता है, बी ऑप्शन में कोई भी नाइट्रोजन पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। सी में भी देख सकते हैं, तो सी के अंदर भी कोई भी नाइट्रोजन आपका कंजुगेट नहीं कर रही है रिंग के अंदर, और डी में भी सेम प्रोसेस है। तो आपका जो ए में है आपका 2 नाइट्रोजन जो है वो रिंग में पार्टिसिपेट कर रही है और कंजुगेशन भी हो रही है, जिसकी वजह से आपका 43 का ए आंसर आपका मोस्ट बेसिक कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर 3 नाइट्रोजन प्रेजेंट है जिसमें 2 नाइट्रोजन का रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंजुगेशन हो रही है, बाकी कोई ऑप्शन में नहीं हो रही है। अब 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपको अमीनो एसिड से पूछ दिया है। व्हाट वुड बी नेट चार्ज ऑन अमीनो एसिड अर्जिनिन pH1? pH1 पे अर्जिनिन का नेट चार्ज क्या होगा? तो आपको इस टेबल को याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट चार्ज, आपको pH का नेट चार्ज दे रखा है 2 और अर्जिनिन का देख सकते हैं pH1। तो इसका मतलब ये है कि pH1 पे हमारा जो नेट चार्ज होगा वो हमारा 2 होगा अर्जिनिन का। तो करेक्ट आंसर आपका 2 ही होगा, ठीक है। अब 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 45 नंबर जो क्वेश्चन है तो उसके बारे में बात करते हैं, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया है कि किसमें हाईएस्ट डायपोल मोमेंट शो करेगा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और हर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसको आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, कि कार्बन जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे आप ब्रेक कीजिएगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये आपका एरोमेटिक शो नहीं करेगा, एंटी एरोमेटिक शो करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर डायपोल मोमेंट कम शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ब्रेक कर दीजिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में ब्रेक कीजिएगा तो यहाँ पर भी आपका लेस जो होगा लेस डायपोल मोमेंट शो करेगा। इसके अंदर भी आपका लेस डायपोल मोमेंट शो करेगा। बट आपका डी की बात करें तो डी में अगर ब्रेक कीजिएगा तो आपका इस कार्बन के पास आपका पॉजिटिव शो करेगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव शो करेगा, ठीक है। एरोमेटिक शो करेगा, और एरोमेटिक शो क्यों एरोमेटिक शो करेगा? क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है एरोमेटिक शो करता है, और ये जो एरोमेटिक है ना ये क्वासी एरोमेटिक है, और क्वासी एरोमेटिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टेबल होता है और इसकी डायपोल मोमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जिसकी वजह से आपको जो आंसर होगी आपका डी आंसर आपको करेक्ट होगी, क्वासी एरोमेटिक की वजह से डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सोल्यूशन दिखा दूं कि क्वासी एरोमेटिक जो होता है इट इज एरोमेटिक कंपाउंड विच इन्वॉल्व चार्ज डिलोकलाइजेशन। तो क्वासी एरोमेटिक आपको 3 देखने को मिलेगी, जैसे आप देख सकते हैं, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा क्वासी एरोमेटिक जो स्टेबल होगा आपको फर्स्ट वाला स्टेबल होगा, ये वाला आपको ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि रिंग छोटा है जिसकी वजह से डिलोकलाइजेशन बहुत अच्छा होगा और काफ़ी बेस्ट क्वासी एरोमेटिक कहलाती है। तो आपको जो आंसर होने वाली है वो आपका 45 का जो आंसर होगा आपका डी आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी। हाँ, तो फाइनली इस वीडियो में 21 से लेकर 45 तक मैंने कवर कर दिया हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर कर दूंगा, 1 या 2 वीडियो आपको और लगेंगे पूरा कंप्लीट कवर करने में। हाँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट आते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।